टेंसाइल टेस्टिंग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। अंडररेटेड इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को बस ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ देते हैं, इसके डीप में नहीं जाते हैं, लेकिन पेपर में गारंटीड है कि आपके चाहे कोई भी एग्जाम हो, पेपर में इसमें से ज़रूर सवाल आता है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आएंगे इसमें से वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हो और सही अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए आज का ये टॉपिक उठाया हमने, टेंसाइल टेस्टिंग। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये क्यों और कैसे की जाती है। और आपके एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की क्लास के बाद आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट इस टेंसाइल टेस्टिंग को लेकर ज़रूर क्लियर होंगे। आई एम श्योर आप सभी ने में से आई थिंक मोस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, बट आज की क्लास में आप कुछ ना कुछ इसके बारे में और डीप में ज़रूर जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट्स आज की क्लास में देखेंगे कि हम टेंसाइल टेस्टिंग क्यों करते हैं और एक्चुअली में होता क्या है, देखेंगे कुछ एनिमेशंस के थ्रू और कैसे करते हैं, प्लस रीजन ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन, ये इंपॉर्टेंट है। टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान हमें कुछ डिफरेंट फिनोमिनन देखने को मिलते हैं, जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग हो गया, नेकिंग हो गया, अपर हील पॉइंट, लोअर हील पॉइंट, वो सारी टॉपिक्स हम इसी टेंसाइल टेस्टिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई से। वाइटस्टन, एनी गैसेस? चलिए एक काम करते हैं, एक है आईफोन, आस्क यू अनम्यूट। एक स्टूडेंट है आईफोन करके, प्लीज अपने आप को रीनेम कीजिए और अनम्यूट कीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्यों करते हैं। मैं एक्चुअली अगर मैं सभी को कह दूंगा तो आप सभी लोग एक साथ आंसर देने लग जाएंगे और फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक बच्चे का नाम लूंगा और उसी से पूछूंगा स्पेसिफिकली और वही सबसे पहले तो आईफोन, आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए और अपने नाम पे क्लिक कीजिए पार्टिसिपेंट्स में जाके और अपने आप को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अनम्यूट भी कर लीजिए और जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों करते होंगे, टेंसाइल टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, हम इसे क्यों करते हैं। बिल्कुल बेसिक, जैसे कि आप समझिए कि आप किसी ऐसे बंदे को बता रहे हैं। एक सेकंड ब्रजेश, अभी कोई और अनम्यूट मत कीजिए। आप ऐसा समझिए, देखिए जब भी मैं क्लास के दौरान क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसा होगा कि आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, ठीक है। तो आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो क्या होगा आप बताइए ज़रूर, भले ही आपका आंसर गलत होगा लेकिन आप बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए उससे होता क्या है कि हमें आपका लेवल पता चलता है, पहली बात। और दूसरी बात, आपका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो समझ होती है उस टॉपिक को लेके वो क्लियर हो जाती है। तो जो जब तक कि आप खुद से गलत आंसर नहीं देंगे ना तब तक आप सीखेंगे नहीं, ठीक है। तो भले ही आपको आंसर चाहे आता हो या ना हो, कोशिश ज़रूर कीजिए, जो कोशिश है वो इम्पोर्टेंट है। चलिए आई थिंक आपने रीनेम कर लिया है, चलिए कोई बात नहीं, अब तो नाम दिख नहीं रहा है, तो किसी और से पूछते हैं। चलिए विद माय नेम मोहित कुमार। मोहित कुमार, हेलो सर। हाँ अनुज, आप ही वो हैं जो आईफोन के नाम से थे? नहीं सर, मैं अनुज के नाम से हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा वॉइस को इंक्रीज कर सकते हैं? ओके, थोड़ा कम है। सभी को कम आ रही है मेरी आवाज? नहीं सर, बात क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। अभी आई थिंक अनुज आपके नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, तो कोशिश कीजिए कि आप एक सही रेंज में जाएं। नहीं सर, अब अच्छा है। ओके, ठीक है। चलिए मोहित, अनम्यूट कीजिए और बताइए, कोशिश कीजिए बताने की कि आपको क्या लगता है कि क्यों करते होंगे हम टेंसाइल टेस्टिंग। सर टेंसाइल टेस्टिंग स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए करते हैं। कोई भी मटेरियल को मतलब यूज करना है और उस पर टेंसाइल फोर्स कितना लगाएंगे तो कितना टेंसाइल फोर्स को विथ स्टैंड कर सकता है। अगर किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ ही नहीं पता रहेगा तो उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। यही कारण से टेंसाइल टेस्ट करके उसका मटेरियल का स्ट्रेंथ पता लगाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और एकदम इस तरीके से जवाब दिया है कि किसी
जो बच्चा इस टेंसाइल टेस्टिंग को जानता भी नहीं है वो भी समझ जाएगा। चलिए एक और आंसर सुन लेते हैं किसी और स्टूडेंट से। सिमरनजीत सिंह, आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, टेंसाइल टेस्ट का सर ऐसे है कि जैसे कि कोई भी मटेरियल होता है हमारा, तो जब हम उसकी हम सर मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए सर हम उसका टेस्ट करते हैं, टेंसाइल टेस्ट। ओके ठीक जी, क्योंकि सर जब हम उसको उस पर कोई लोड लगाते हैं सर, टेंसाइल लोड लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे, तो सर फिर वो उसके जो साइज एंड शेप होते हैं उसमें डिफॉर्मेशन होती है, तो सर उसकी वजह से हम उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ चेक की जा सके कि ये मटेरियल अच्छा है, कि उसकी स्ट्रेंथ वाइज क्या नहीं है। नाइस नाइस, बहुत अच्छा जवाब दिया। चलिए अभी आप म्यूट कर लीजिए। चलिए तो व्हाई टेंसाइल टेस्टिंग इज डन, सिंपल और सीधा जवाब, अगर वन लाइन में इसका आंसर देना हो, हाउ स्ट्रॉन्ग द मटेरियल इज, दैट्स इट। सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि भाई मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है, बस इसलिए हम टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं कि भाई मटेरियल की एक्चुअली में स्ट्रेंथ क्या है। आप दोनों ने ही, मोहित ने भी और आप सिमरनजीत ने भी, दोनों ने स्ट्रेंथ का नाम लिया था कि हम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यस, मटेरियल की स्ट्रेंथ एक वन ऑफ द पैरामीटर है जो हम इसे निकालते हैं। बट अगर कोई सिंपल पूछे व्हाई टेंसाइल टेस्टिंग इज डन, भाई मटेरियल कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता करना है बस हमें। तो कैसे करते हैं वो बात की बात है, कैसे खींचना है, टेंसाइल टेस्टिंग करनी है, मतलब इसको दोनों साइड से पकड़ के खींचेंगे, वो सब बात की बातें हैं। बट व्हाई इट इज डन, जस्ट टू फाइंड आउट हाउ स्ट्रॉन्ग आवर मटेरियल इज। स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या होता है कि इसको कितना खींचे कि ये टूट जाए, कितना ये ज़्यादा खींच सकता है टूटने से पहले, वो उसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है। हम ये चीज़ टेस्ट करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग के अंदर, बिल्कुल। और हमें देखिए इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को समझना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल डीप में जाके, और इस तरीके से कि किसी लेमन को भी समझ में आ जाए। लेमन से मतलब अगर आप जैसे अपने मम्मी पापा को भी बता रहे हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है हमारी एज में कि हमारे मम्मी पापा की शायद इतना नहीं पढ़े हुए होते हैं आई थिंक। तो अगर हम कोई टॉपिक उनको समझा पाएँ एक लेमन वर्ड में, तो समझ जाओ कि आपका वो टॉपिक क्लियर है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जानने का कि आपका टॉपिक क्लियर है कि नहीं। या तो अपनी मम्मी पापा को पकड़ लो, या अपने भाई बहन जो कि दूसरी फील्ड में है उनको समझाने की कोशिश करो। अगर वो समझ गए तो समझो कि आप वो टॉपिक पूरा समझ चुके हो। तो ये अपनी नॉलेज टेस्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो टेस्टिंग समझ में आ गया कि क्यों करते हैं, कि मटेरियल को कितना स्ट्रॉन्ग है वो फाइंड करना है, और कितना वो खींच सकते हैं टूटने से पहले वो पता करने के लिए, बस। अब इसमें कुछ इंजीनियरिंग टर्म आ जाएंगी, वो हम पता करते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। इसमें हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकालनी होती हैं। जब हम ये टेस्टिंग करते हैं तो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मिलती हैं। ये अब एक किसी साइंस वाले स्टूडेंट के लिए हो गया। ऊपर की जो दो लाइनें लिखी थी वो आप किसी को भी बोल सकते हो कि क्यों करते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअली में पेपर में जाओगे तो वहाँ पे आप ये आंसर लिख सकते हो कि टेंसाइल टेस्टिंग आप क्यों करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल को फाइंड करने के लिए। और वो कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये रही आपके सामने। यील्ड स्ट्रेंथ, मटेरियल की कितनी यील्ड स्ट्रेंथ है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, स्ट्रेन हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, और भी हैं। बट ये कुछ की प्रॉपर्टीज हैं जो हम किसी टेंसाइल टेस्टिंग से फाइंड कर सकते हैं। इनमें से एक एक को हम बहुत डीप में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, या फिर जब तक हमारा टेंसाइल टेस्टिंग चलेगा, एक एक प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये है टेंसाइल टेस्टिंग। तो सभी को क्लियर है टेंसाइल टेस्टिंग हम क्यों करते हैं? किसी को कोई भी डाउट हो? अभी आप इनके मीनिंग मत पूछना, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल टेस्टिंग, इनके मीनिंग मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। यस सर, समझ में आया। चलिए, कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं है वो अपना हैंड रेस कर सकता है। नाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि इसे करते क्यों हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है एग्जैक्टली। कैसे करते हैं बात की बात है, बट एक्चुअली में होता क्या होगा जब हम टेंसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उस दौरान इस एनिमेशन से आपको समझ में आएगा। तो ये 2 मिनट इस एनिमेशन को देखिए। तो इस एनिमेशन में हमारे पास एक मटेरियल है जिसको हम खींच रहे हैं, और वो खींचता ही चला जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जब वो बस टूट ही जाएगा। तो उसका दूसरा व्यू है, खींचते जा रहे हैं, उसके अंदर
उसकी स्ट्रेस बढ़ती चली जा रही है, एक पॉइंट पे रेड हो जाती है। रेड मतलब उस पॉइंट पे टूट जाएगा। देखिए इसको बहुत स्लो मोशन में दिखाया है इधर, धीरे धीरे खींच रहे हैं, धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ती है, ग्रीन हो गई, डार्क ग्रीन हो गई, उसके बाद अब येलो हो जाएगी और उसके बाद एकदम से रेड हो जाएगा किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट पे बस ब्रेक कर जाएगा। तो टेंसाइल टेस्टिंग क्यों करते हैं समझ में आ गया। और टेंसाइल टेस्टिंग में करते क्या है भाई, बस खींचते हैं मटेरियल को, किसी तरीके से बस खींचना है दोनों साइड से पकड़ के, और जब तक कि वो टूट ना जाए। तो इस एनिमेशन से आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि भाई एक्चुअली में क्या होता होगा किसी स्पेसिमेन, किसी मटेरियल के साथ। चलिए अभी इसमें क्या होता है, मतलब इस स्पेसिमेन को क्या बोलते हैं, इसकी और टेक्निकल डिटेल अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए किसी का क्वेश्चन है? अमित बोलिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, यहाँ पे तो हम खींच रहे हैं ना सर, Yes. लेकिन सर प्रेशर क्रिएट करके हो सकता है क्या? मतलब कोई एलिमेंट है उसका अगर हम प्रेशराइज करें तो कितना प्रेशर झेल सकता है इससे कंप्रेशन, इससे हो सकता है? यू मीन कंप्रेशन? हाँ सर, मतलब कितना लोड ले सकता है मटेरियल? वो देखिए वो टेस्ट अलग होता है, उसको हम कंप्रेशन टेस्ट, वो कंप्रेशन टेस्ट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन अभी हम ठीक है सर। टेंसाइल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो ओके, बताना चाहिए था मुझे। टेंसाइल का वर्ड, टेंसाइल जो मैंने यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ, टेंसाइल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितना भी पढ़ेंगे सब बस खींचेंगे ही मटेरियल को, दबाना नहीं है, कंप्रेशन नहीं करते। कंप्रेशन भी करते हैं, कुछ अलग टेस्ट होते हैं वो, लेकिन ये जो टेंसाइल टेस्टिंग है ये आपके मेन सिलेबस में है, तो इसी को हम ठीक है सर करेंगे। हाँ ओके, चलिए दीपक आप पूछिए अपना सवाल। सर बोल रहा हूँ सर, ये सिमुलेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया सर आपने? ओके देखिए सिमुलेशन के लिए देखिए बहुत ही अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, बट हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है अभी, तो बस एनिमेशन में देखिए कि एक्चुअली में होता क्या होगा। वो सिमुलेशन के लिए हाई फाई सॉफ्टवेयर आते हैं, काफी तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, 3D सॉफ्टवेयर, जैसे एनसिस होता है। अब सर एनएक्स है सर। एनएक्स में भी सिमुलेशन होती है, बट एनएक्स मेनली मॉडलिंग के लिए होता है, उसमें भी सिमुलेशन हो जाती है। बट ठीक है, अभी उतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी आपके जेई लेवल पे ही रहते हैं, अभी आपके एमटेक लेवल पे नहीं जाते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, तो चलिए कुछ और स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एडमिट कर लेते हैं। चलिए तो ये समझ में आ गया कि टेंसाइल टेस्टिंग क्यों करते हैं और क्या होता है उसके अंदर, वो हमें थोड़ा सा हिंट मिल गया इस एनिमेशन को देख के। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। व्हाट इज डन समझ में आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। अब उससे अगला स्टेप है, उसे करते कैसे हैं, कौन सी मशीन यूज करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग को करने के लिए। एनी गेसेस चैट विंडो में लिख दीजिए अपना आंसर। यूटीएम सर। यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूटीएम सर। वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। तो टेंसाइल टेस्टिंग के लिए हम यूटीएम यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यहाँ पे मैंने एक उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है, ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, मतलब तो बस आपको समझाने के लिए उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है कि कुछ इस तरीके के पार्ट्स होते हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बेस है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर दो बड़े बड़े कॉलम्स हैं, जिन कॉलम के अंदर हमने कुछ क्रॉस सेट्स को फंसा रखा है जो कि ऊपर नीचे मूव हो सकते हैं, ब्लू कलर के, और उनके अंदर ग्रिप्स लगा रखी हैं, ब्राउन कलर की ग्रिप्स हैं, जिनके अंदर हम अपने मटेरियल को, जिसको हमें टेस्ट करना है, वो ग्रे कलर का मटेरियल है, वो उसको हमने बीच में लगाया है, होल्ड करा है। तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है किसी भी यूटीएम मशीन की। किसी भी यूटीएम मशीन में बस यही बेसिक पार्ट होते हैं, और भी पार्ट्स होते हैं, एडवांस पार्ट्स होते हैं, बट उतनी डिटेल में नहीं जाना है। बिल्कुल हमें बेसिक पार्ट्स में ही समझना है कि एक्चुअली में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो ग्रिप्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, और ये स्पेसिमेन मेनली ये स्पेसिमेन है जिसको आपको टेस्ट करना है। तो वो आप यहाँ पे लगा देते हो और टेंसाइल फोर्स लगाते हो, मतलब खींचते हो इस ब्लू कलर वाला जो क्रॉस हेड है इसको ऊपर की तरफ खींचते हो। तो क्या होता है, ये जो ग्रे कलर का पार्ट है ये खींचेगा और खींचता ही चला जाएगा। अभी हमने प्रीवियस एनिमेशन में देखा था कि किसी स्पेसिमेन को खींचते हैं, राइट। तो ये ग्रे कलर का स्पेसिमेन है। तो जब ये खींचता है तो होता क्या है, तो कुछ वायर लगी हुई होती हैं, कुछ एक्सटेंशियोमीटर लगे हुए होते हैं, वो मेजर करते हैं इसलिए कितना खींचा है स्पेसिमेन वो, और कितनी फोर्स लगाई है
वो सारा डेटा जो है एक कंप्यूटर में जाके स्टोर हो जाता है यहाँ पे, और हमारे पास कुछ डेटा मिल जाता है जिसको हम लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज एक्चुअली मेजर्ड इन दिस टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्टिंग में एक्चुअली में क्या मेजर होता है? लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन का हमको पता चलता है। हाँ, वेरी गुड, सभी लोग म्यूट कर लीजिए अभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्चुअली में टेंसाइल टेस्टिंग में क्या मेजर होता है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि टेंसाइल फोर्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं वो, मतलब कितना लोड लगा रहे हैं वो मेजर होता है, और कितना ज़्यादा उसके अंदर खिंचाव हो रहा है, कितना मीटर या मिलीमीटर में कितना खिंचाव हो रहा है वो मेजर होता है। तो लोड और एक्सटेंशन, लोड और डिफ्लेक्शन, ये मेजर होता है। कुछ बच्चे आंसर कर देते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो गलत हो जाता है। इसमें हम लोड और डिफ्लेक्शन मेजर करते हैं। चलिए, किसी ने क्वेश्चन पूछा है? यस इरफान, बोलिए। सर पूछ रहे थे कि हमारे पास जो है कि 6 mm का अगर रॉड हो तो जो मटेरियल जहाँ से ब्रेक कर रहा है सर, वो मतलब कि मिड पॉइंट से ब्रेक करेगा का, मतलब 3 mm के दूरी पर से जो है कि ब्रेक करेगा, या कहीं से भी जहाँ से उसका जो है कि मॉलिक्यूलर एडजस्टमेंट अगर सही ना हो वहाँ से? अभी डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, बट हम डिज़ाइन इस तरीके से करते हैं। अभी शॉर्ट आंसर में ये कह सकता हूँ कि स्पेसिमेन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो बीच में से ही टूटे। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जो वो बीच में से नहीं टूटेगा, वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो टेंसाइल टेस्टिंग मशीन क्या होती है ये समझ में आया, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये भी थोड़ा सा हिंट मिल गया, और तो एक्चुअली में मेजर क्या होता है ये भी हमें पता चल गया कि एक्चुअली में टेंसाइल टेस्टिंग में लोड और डिफ्लेक्शन मेजर होता है, ना कि स्ट्रेस स्ट्रेन। कुछ बच्चे स्ट्रेस स्ट्रेन करके आ जाते हैं जल्दबाजी में, फिर आंसर गलत हो जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिमेन, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि वो जो स्पेसिमेन हमने लगाया है बीच में वो किस तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ तरीके के हैं जो ये स्पेसिमेन हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं। बहुत पतले भी हो सकते हैं, बहुत चौड़े मोटे भी हो सकते हैं, और राउंड शेप भी हो सकते हैं। इनका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, और बहुत ही ज़्यादा थिन रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के कुछ स्पेसिमेन हैं जो कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारी टेंसाइल टेस्टिंग में। यस नील, अपना सवाल पूछिए। सर इसमें हम शीट का भी टेस्टिंग कर सकते हैं क्या? शीट का? शीट जो कि बहुत ही थिकनेस उसकी थिन शीट जो होती है। ओके, थिन शीट का टेस्टिंग करना में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि होल्ड करने के लिए उसमें जगह बहुत कम होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर थिन हो गया तो उसको उतना अच्छे से होल्ड नहीं हो पाएगा, ग्रिप नहीं बन पाएगी, राइट? ओके, कुछ लिमिट होती है, मतलब एक ऐसा कुछ नहीं रहता? तो चलिए, ये चीज़ें हम अपने आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो बस यहाँ पे ये दिखाने का ये मतलब है कि भाई आपको कि आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके के स्पेसिमेन दिखते होंगे, मतलब यूज़ होते होंगे। तो बस आपको एक विजुअली आइडिया हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे इन सभी स्पेसिमेन में एक चीज़ कॉमन है कि ये अपने एंड्स से, यहाँ पे चाहे उसका अपर एंड हो चाहे लोअर एंड हो, बहुत ज़्यादा इनकी थिकनेस जो है या फिर विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, और बीच में इनकी विड्थ थोड़ी कम हो गई है सभी में। ये चीज़ सभी में कॉमन है ना? तो ये चीज़ पर्पसफुली की जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं इस फिगर में, तो ये एक स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शन है, लेटरल क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड ये बहुत थिक है, मतलब इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है दोनों एंड्स में। उसके बाद एक सर्कुलर कर्व है यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जो बीच का सेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल कांस्टेंट एरिया है। इसका डायमीटर जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट है इस पूरे एरिया में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पर्पसफुली किया जाता है क्योंकि यहाँ पे चौड़ा इसलिए रखा जाता है ताकि हम ग्रिप अच्छी बना सकें। ग्रिप जो है, क्योंकि मशीन को होल्ड करना है तो अच्छा उसको सरफेस एरिया मिल सके, इसलिए थोड़ा सा चौड़ा रखा जाता है। और बीच में से पतला इसलिए कर दिया जाता है ताकि सबसे पहले जो ब्रेकेज हो, सबसे पहले ब्रेकेज हमें बीच में देखने को मिले।
अब ऐसा क्यों है, इसका रीज़न आप बहुत आराम से यहाँ पे समझ सकते हैं। हमें पता है स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये सभी को पता होगा। तो यहाँ से आप सभी को पता चल जाएगा कि अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर बीच में एरिया कम है तो बीच में ज़्यादा स्ट्रेस आएगी और ग्रिप वाले सेक्शन में कम स्ट्रेस आएगी। तो टूटने के चांस मटेरियल के सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे, बीच में ही, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एरिया कम कर दिया जाता है एज कम्पेयर टू ग्रिप सेक्शन, ताकि हमें ब्रेक यहाँ पे देखने को मिले। टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान हम नहीं चाहते कि ब्रेक यहाँ पे हो। अगर ब्रेक यहाँ पे हो गया तो हमारी मेजरमेंट फेल हो जाएंगी या फॉल्स रिजल्ट आएंगे। तो हम इंटेंशनली चाहते हैं कि मटेरियल बीच में ही फेल हो, इसलिए इसका एरिया बीच में कम बनाया जाता है। तो वो जो कांस्टेंट एरिया की लेंथ है जहाँ से हम मेज़र करते हैं सारी की सारी चीज़ें, उस लेंथ को हम गेज लेंथ कहते हैं। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, अपने आने वाली क्लासेस में हम टेंसाइल टेस्टिंग के ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो उन सभी न्यूमेरिकल में हम सिर्फ गेज लेंथ ही यूज़ करेंगे। भले ही ओवरऑल लेंथ, मटेरियल की ओवरऑल लेंथ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरे के पूरे स्पेसिमेन की, लेकिन ओवरऑल लेंथ हम कहीं भी न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गेज लेंथ को यूज़ करते हैं। और डायमीटर की जब बात आती है तो सिर्फ यही वाला डायमीटर लिया जाता है जो कि कांस्टेंट है, बाकी और किसी डायमीटर को कंसीडर नहीं करते अपनी कैलकुलेशन के दौरान। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी ये चीज़ें। सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर ऊपर से टूटेगा तो फॉल्ट कहाँ से होगा सर? अगर यहाँ से टूट गया, ठीक है, ग्रिप सेक्शन से टूट गया मान लो गलती से, तो जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, वो हम एक्चुअली बीच में करते हैं। डिस्प्लेसमेंट की कितना इलोंगेशन आया वो बीच में हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ की मेजरमेंट है ही नहीं, तो वो यहाँ की मेजरमेंट दे देगा, तो जो कि हमारे रिजल्ट को गलत कर देगा। इसको आप एक्चुअली समझ पाएंगे जब हम एक्चुअली एक न्यूमेरिकल करेंगे। बस अभी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सटेंशियोमीटर, आपने एक नाम सुना होगा एक्सटेंशियोमीटर का। यस सर। एक्सटेंशियोमीटर जहाँ लगाओगे वहीं की डिस्प्लेसमेंट मेजर करके देता है। तो एक्सटेंशियोमीटर हम इस कांस्टेंट एरिया ऑफ इस यहाँ इधर ही लगाते हैं बीच में। तो एक्सटेंशियोमीटर अगर यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ की डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा है, लेकिन अगर वो ब्रेक ग्रिप सेक्शन पे हो गया तो हमारे पास यहाँ की रीडिंग ही नहीं है इस साइड की, जो कि है ना, फॉल्स रिजल्ट्स आएंगे इसका मतलब, है ना। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करनी है हमें यहाँ पे, कि ये जो इसके एज हैं ये कर्व बना रखे हैं। ऐसा कर सकते थे कि एकदम ट्रायंगुलर शेप बना देते और एकदम से शार्प कर देते ऐसे, है ना, शार्प और डिविएशन कर देते। ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया हमने, इसको कर्व ही क्यों बनाया? इसका भी रीजन होता है। एनी गेसेस? सर वो एंगल होगा तो स्ट्रेस फिर वहां से कंसंट्रेशन के कारण सर, मुझे पता कंसंट्रेशन के लिए थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी ने सही जवाब दिया, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। जब भी हम ट्रायंगल की शेप में करते हैं तो जब भी शार्प कॉर्नर मिलते हैं, तो एक बात याद रखिए कि जब भी शार्प कॉर्नर आएगा तो स्ट्रेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है और मटेरियल के टूटने के चांस वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं शार्प कॉर्नर पे। इसलिए इसको थोड़ा कर्व किया जाता है ताकि वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट ना हो और मटेरियल के टूटने के चांसेस बीच में ही सबसे ज़्यादा हो, आसपास नहीं और कहीं नहीं। चलिए, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे इसको कर्व ही क्यों रखा है, शार्प क्यों नहीं लिया। किसने पूछा गेज लेंथ दोबारा? तो गेज लेंथ वो लेंथ होती है जिस लेंथ में हम कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। जिस लेंथ के अंदर कांस्टेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया जाता है उस लेंथ को हम गेज लेंथ मानते हैं, मतलब जहाँ पे डायमीटर कांस्टेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे डायमीटर तो यहाँ भी कांस्टेंट है, राइट, लेकिन फिर भी हमने यहाँ से शुरू किया है, राइट। वो थोड़ा सा फैक्टर लिया जाता है तो क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है डायमीटर, राइट, तो स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो यूनिफॉर्म मिले इसलिए थोड़ा सा आगे से लिया जाता है गेज लेंथ। ओके, अभी क्लियर हुआ सभी को? सर ये जो कर्व है इसको फिर से थोड़ा समझा दीजिए, तो क्यों ट्रायंगल नहीं लिया जाता, कर्व क्यों लिया जाता है? ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपके पेपर में पूछ सकता है।
अगर हम ट्राइंगल ले लेंगे, स्पेसिमेन कुछ ऐसा बना देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस के सबसे ज्यादा होने के चांस पड़ते हैं। जब यहाँ पे भी कॉर्नर होता है ना, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक वर्ड होता है जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। यहाँ पे बढ़ जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर का बढ़ना मतलब स्ट्रेस का बढ़ जाना। इसके बारे में डिटेल में स्टडी हम कर सकते हैं, बट एक्चुअली आपके सिलेबस में है नहीं, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट ऐसा मान लीजिए अभी के लिए कि जब अगर शार्प कॉर्नर जब भी होते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल के टूटने के चांसेस यहीं पे बढ़ जाते हैं। और हम नहीं चाहते कि मटेरियल यहाँ टूटे, हम चाहते हैं मटेरियल हमेशा बीच में से टूटे। इसलिए कभी भी इसको ट्रायंगल शेप नहीं लिया जाता, बिल्कुल सर्कुलर ग्रेजुअल शेप, आराम आराम से इसको डिक्रीज किया जाता है एरिया को। सभी को क्लियर है अभी? हाँ सर क्लियर है। जी सर। कोई ऐसा है जिसको अभी क्लियर तक ये चीज नहीं हुई है क्लियर? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हाउ इट इज डन। एक्चुअली में टेंसाइल टेस्टिंग होती कैसे होगी, तो एक वीडियो है, इसमें देखेंगे कि टेंसाइल टेस्टिंग कैसे होती है। एक्चुअल प्रैक्टिकल वीडियो है, तो इसमें आप देखोगे टेंसाइल टेस्टिंग विजुअली आप देख सकते हो कि किस तरीके से होती होगी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आदमी है ये स्पेसिमेन को फिट कर रहा है टेंसाइल टेस्टिंग की मशीन में। इसकी ग्रिप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि जब खींचेंगे तो ग्रिप ना छूटे, तो एकदम सही से फिट करेगा सबसे पहले। और यहाँ पे देख सकते हैं कि राउंड स्पेसिमेन है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, और यहाँ पे इसने एक्सटेंशियोमीटर लगा दिया जो कि डिस्प्लेसमेंट मेजर करेगा। बिल्कुल बीच में सेंटर में लगाया है क्योंकि हम चाहते हैं सेंटर में ही टूटे। अब देखिए अभी हम टेंसाइल टेस्टिंग स्टार्ट कर देने वाले हैं। आई थिंक इसने स्टार्ट कर भी दी है। अब देखिए टेंसाइल टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जो साथ में आप कंप्यूटर भी देख सकते हैं, और कंप्यूटर में बहुत ही थिन लाइन दिख रही है। चलिए यहाँ पे रोकते हैं इस वीडियो को और दिखाते हैं आपको। अभी मैंने वीडियो को पॉज किया है ये दिखाने के लिए कि कंप्यूटर में आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया इधर, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो रहा है। वाई एक्सिस पे लोड है और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, कुछ इस तरीके का ग्राफ जा रहा है। अभी मैं इरेज कर देता हूँ। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत लाइट है, बट एक्चुअली में दिख रहा वो है। ओके राइट। चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो टेंसाइल टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप एक बात नोट कर सकते हो कि टेंसाइल टेस्टिंग भले ही शुरू कर दी, लेकिन हमें कुछ भी दिखा नहीं, मटेरियल जैसा लगाया था वैसा ही लग रहा है, राइट। तो ये बात सच है। जो मेटल हैं अगर उनकी टेंसाइल टेस्टिंग आप करोगे तो खिंचते तो है मटेरियल बहुत, लेकिन बहुत ही फ्यू मिलीमीटर्स, मतलब 0.001 मिलीमीटर, 0.002 मिलीमीटर, इस तरीके से उनकी डिस्प्लेसमेंट होती है, जो कि आंखों से देख पाना मुश्किल है। तो भले ही हमें एप्रिशिएबल चेंज नहीं दिख रहा अभी, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा उसके अंदर इलॉन्गेशन आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले किसी ने हैंड रेस किया है। यस सौरभ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि सपोज हमने कंपनी में कुछ पार्ट बनाए, यस, तो वो पार्ट बनने के बाद टेंसाइल स्ट्रेस चेक करेंगे क्या उसके आगे? ओके चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये अपना डाउट रखिए, मतलब अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे चीज। पहले टेंसाइल टेस्टिंग कैसे करते हैं ये कर लेते हैं क्लियर। अभी इस क्वेश्चन का जवाब आपको आज ही की क्लास में मिलेगा, थोड़ी देर बाद पूछेगा। वैसे मैं भी याद रखूंगा, क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इस टेंसाइल टेस्टिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें आंखों से, शुरुआत में तो आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखता कि कुछ भी बढ़ रहा है, इलॉन्गेशन कुछ भी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलता है। हमें कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा कि देखने के लिए कि भाई कितना इसके अंदर इलॉन्गेशन आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। टेस्टिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इलॉन्गेशन बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट आया जिस पॉइंट के बाद इसने यील्ड स्ट्रेंथ को मेजर कर लिया, वहाँ पे कंप्यूटर ने इसको वार्निंग दे दी कि भाई यील्ड स्ट्रेंथ मेजर हो चुकी है, अब आप एक्सटेंशियोमीटर हटा दो। एक्सटेंशियोमीटर क्यों हटाते हैं अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट वो एक्सटेंशियोमीटर हटा देते हैं। और उसके बाद टेंसाइल टेस्टिंग फिर से कंटिन्यू करते हैं, फिर से लोड लगाना कंटिन्यू। अभी भी देखिए लोड लग रहा है इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि हाँ
थोड़ा सा उसके अंदर लेंथ बढ़ गई है मटेरियल की, जितना हमने शुरुआत में लगाया था उससे ज़्यादा लेंथ हो गई है इसकी। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, अब हम आंखों से देख सकते हैं। और एक चीज़ और दिख रही है आपको, यहाँ पे एरिया और कम होने लगा है मटेरियल का, यहाँ पे नेकिंग होने लगी है। नेकिंग क्या होती है डिस्कस करेंगे हम टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान, जब हम और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें आंखों से दिख रहा है कि एक्चुअली में जो एरिया है वो कम होता जा रहा है बीच में से, बिल्कुल सेंटर में से। तो सबसे ज़्यादा टूटने के चांसेस कहाँ होंगे? यहीं पे होंगे, और मटेरियल यहीं से टूटेगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखिए मटेरियल एकदम ब्रेक कर गया। यहीं पे टेंसाइल टेस्टिंग खत्म नहीं होती है, इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं। मटेरियल भले ही टूट गया है, इसके बाद भी कुछ मेजरमेंट करते हैं ये बाद में। फाइनल लेंथ टोटल बाद में जो टूटा हुआ मटेरियल है दोनों पार्ट, उनको लेते हैं और उनकी फाइनल लेंथ भी मेजर कर लेते हैं, क्योंकि उससे भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं, और बाद में उसका फाइनल डायमीटर भी मेजर कर लिया जाता है। तो ये है पूरा टेंसाइल टेस्टिंग का कि कैसे की जाती है। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप अपना डाउट पूछने के लिए। तो एक्सटेंशोमीटर क्यों हटाया? ठीक है, पहला सवाल ये था, एक्सटेंशोमीटर बीच में हमसे क्यों हटाया? बीच में हमने एक्सटेंशोमीटर क्यों नहीं लगा रहने दिया जब तक कि वो टूट नहीं गया? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर हम एक्सटेंशोमीटर लगा रहने देते, चलिए वहाँ वापस चलते हैं उसी में, आई थिंक वो यहाँ पे था, यस। तो थोड़ी देर बाद उसने एक्सटेंशोमीटर ये हटा दिया था यहाँ से। वो इसलिए हटाया था क्योंकि जैसे ही मटेरियल टूटता है तो एकदम सडन जर्क मिलता है, और उससे एक्सटेंशोमीटर टूट भी सकता है, ब्रेक होने के चांसेस होते हैं एक्सटेंशोमीटर के। इसलिए एक्सटेंशोमीटर को हटा देते हैं और आगे की मेजरमेंट हम बाद में वर्नियर कैलिपर से कर लेते हैं। इसलिए बाद में उसने वर्नियर कैलिपर का यूज़ किया और फाइनल लेंथ और फाइनल डायमीटर को मेजर कर लिया, इसलिए एक्सटेंशोमीटर हटा दिया गया था। लेकिन आजकल की नई टेक्नोलॉजी में एक्सटेंशोमीटर लेज़र वाले भी आते हैं, जिसमें कि एक्चुअली में टच नहीं करते स्पेसिमेन से, दूर थोड़ा करते हैं और लेज़र से एक्चुअली डिटेक्शन से उसका डिफ्लेक्शन मेज़र की जाती है। तो उस केस में एक्सटेंशोमीटर हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भले ही मटेरियल टूट भी जाए एक्सटेंशोमीटर को कोई हार्म नहीं होगा। बट ट्रेडिशनली आपका ऐसा ही होता है, और आज भी काफ़ी जगहों पे ऐसा ही एक्सटेंशोमीटर यूज़ किया जाता है जो कि एक्चुअली में अटैच होता है आपके स्पेसिमेन के साथ। तो अभी सभी को क्लियर है टेंसाइल टेस्टिंग ये कैसे होती है? किसी को कोई डाउट? अपना हैंड रेस कर सकते हैं आप। ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो टेंसाइल टेस्टिंग कर ली, क्यों कर ली, क्या हुआ और कैसे हुआ, ये हमें समझ में आ चुका है। अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और डीप में जाएंगे कि अब कुछ टेक्निकल टर्म्स के अंदर हम घुसने वाले हैं। तो लोड एक्सटेंशन डायग्राम, हमें पता है कि हमें जो आउटपुट मिलता है टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान, कंप्यूटर हमें क्या आउटपुट देता है, लोड एक्सटेंशन डायग्राम हमें देता है। एक्चुअली डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ता है, कंप्यूटर हमें ये डेटा दे देता है। हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है कि भाई कितना इलोंगेशन आई है और कितना लोड आया है, उस डिस्प्लेसमेंट पे कितना लोड लग रहा था वो भी दे देता है। तो इन दोनों का एक्स और वाई कॉलम का यूज़ करके हम ये डायग्राम बना सकते हैं, जिसको हम लोड एक्सटेंशन या लोड इलोंगेशन डायग्राम कहते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे लोड होता है और एक्स एक्सिस पे इलोंगेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम हमें मिल जाता है टेंसाइल टेस्टिंग के दौरान। इसके बाद हम यहीं पे काम ख़त्म नहीं करते, इसके बाद हम इस डायग्राम का यूज़ करके, इस डेटा का यूज़ करके मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि अल्टीमेटली हम टेंसाइल टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, मैंने अपनी फर्स्ट स्लाइड पे बताया था कि हमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, है ना, डक्टिलिटी, स्ट्रेन हार्डनिंग प्रॉपर्टीज़, नेकिंग, ये सब कुछ हमें पता करना है। तो वो सब तो वो हेलो, एक सेकेंड रमन, वो सब हम इस लोड इलोंगेशन का डायग्राम का यूज़ करके ही पता करने वाले हैं। चलिए अब पूछिए रमन आप। हाँ सर बोल रहे थे ना, अगर लोड का मैग्नीट्यूड कम कर दिया जाए तो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा इलोंगेशन? अगर लोड का मैग्नीट्यूड कम कर दिया जाए तो इलोंगेशन जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद ना फिर इलोंगेट करेगा।
ओके तो ओके देखिए, जैसे ही लोड लगना शुरू होता है तो बहुत ही कम सही, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मिलता है, माइक्रो स्केल पे ही सही। अगर सर लोड का मैग्नीट्यूड हम बहुत कम कर देंगे तो नहीं निकलेगा फिर रीडिंग। हाँ, तो एक्चुअली वो इतना कम होगा कि वो इतना जीरो के पास होगा कि उसको जीरो मान सकते हैं फिर। तो स्टार्टिंग तो कुछ देर बाद में होगी इलोंगेशन, जैसे मान लीजिए 100 न्यूटन लगाया या 200 न्यूटन लगाया तो अभी 100 नहीं करेगा इलोंगेशन, कुछ देर बाद इलोंगेशन शो करेगा, जब 1000 के पार करेंगे तब। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, बट इतना अगर आप बहुत ही लोड कम लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही कम मिलेगा, तो ऑलमोस्ट आपको ओरिजिन के पास ही मिलेगा पहला पॉइंट। मेरा बोलने का मतलब है ना, जो इलोंगेशन तो अभी जीरो से दिखा रहा है, हाँ, कि जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है तो इलोंगेशन बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो इलोंगेशन जीरो से कब नहीं होगा, मान लीजिए कुछ लोड दिए हम, ओके, उसके बाद इलोंगेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि 100 न्यूटन ले लिया, ठीक, ओके, 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 उसके बाद इलोंगेशन शो कर रहा, तब वो केस कब होगा? ओके, वो ओके, ऐसा तो देखिए बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर मटेरियल ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर आपके जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर बहुत ही कम लोड लगाया है तो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन मिलता है। भले आंखों से नहीं देख सकते, वो एक बात है, बट बहुत ही कम माइक्रो स्केल पे डिफ्लेक्शन मिलता है। मतलब लोड कितना भी लगाए डिफ्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। यस। ओके। जितने भी हम इंजीनियरिंग मटेरियल नाउअडेज यूज करते हैं, जो भी आपका एल्यूमिनियम है, स्टील है, आयरन है ना, उन सभी में। चलिए, हाँ, मेरा एक डाउट था सर। पूछिए। हेलो हाँ, पूछिए। सर, हम लोड वर्सेस इलोंगेशन ग्राफ को स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये है ही नहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन। लोड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अलग अलग चीजें हैं, है ना। और इलोंगेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर। और स्ट्रेन की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो इनकी यूनिट ही अलग अलग, एक्चुअली अलग अलग चीजें, तो इनको सेम बोल ही नहीं सकते। लेकिन हम लोड इलोंगेशन से स्ट्रेस स्ट्रेन निकाल सकते हैं। लोड इलोंगेशन की मदद से स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। हाँ जी नील, अपना सवाल पूछिए आप। सर दोनों ग्राफ सेम रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। ग्राफ का जो नेचर है वो सेम रहता है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाते हैं, वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन नेचर ग्राफ का ग्राफ का जो ओके ठीक है, थैंक यू। अभी देखेंगे। आपके दो जो सवाल हैं अभी जवाब मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि किसी ने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात की थी, तो हम किस तरीके से लोड और इलोंगेशन की मदद से स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड कर सकते हैं। हमें लोड इलोंगेशन मिल गया टेंसाइल टेस्टिंग करके, उसके बाद हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करेंगे? स्ट्रेस निकालने तो क्या करेंगे? लोड डिवाइड बाय एरिया कर देंगे, सिंपल। हमें एरिया पता है क्योंकि हमें डायमीटर पता है, राइट। हमें शुरुआत में कितना डायमीटर था स्पेसिमेन का हमें मेजर कर चुके होंगे वर्नियर कैलिपर की मदद से, तो इसलिए हमें एरिया पता है। तो जितना भी लोड है उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेस आ जाएगी। और इलोंगेशन को हमें गेज लेंथ भी पता है ना। गेज लेंथ हमने देखी थी अभी पिछली कुछ स्लाइड पहले, तो गेज लेंथ से डिवाइड करने के तो स्ट्रेन आ जाएगी। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें लोड और इलोंगेशन पता है, तो इनकी मदद से हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है। इसका नेचर सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। अब स्ट्रेस की यूनिट मेगा पास्कल है, फिर न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम मिल जाता है। डिटेल में स्टडी करेंगे इस डायग्राम को थोड़ी देर में, बट ये थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि टेंसाइल टेस्टिंग की टेक्निकल टर्म्स क्या क्या हैं। क्लियर हुआ सभी को कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तक हम कैसे पहुंचते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से? यस सर। ये सभी को ये फॉर्मूले तो मुश्किल नहीं लग रहे ना, आसानी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला इलोंगेशन अपॉन लेंथ, ये आपने सोम की फर्स्ट क्लास में सीखा होगा। बहुत ही आसान होता है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो बन गया। अब आपके बिल्कुल एग्जाम के लेवल पे आते हैं। अब एग्जाम में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो पूछता ही है, साथ ही साथ पूछता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये ऐसा ही क्यों जा रहा है जैसा जा रहा है, मतलब इसका शेप ऐसी ही क्यों है जैसी है। तो ये समझने के लिए हमें बीच में जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं ABCDE, इनको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो A पॉइंट है
इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोलते हैं। बी पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट या अपर यील्ड पॉइंट हो गया। सी हमारा लोअर यील्ड पॉइंट है। डी हमारा अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस वाला पॉइंट है। और ई हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है। मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? यस सर। यस सर। जिन लोगों को भी मेरी आवाज कम आ रही है, आई थिंक उनका शायद वो नेटवर्क रेंज में नहीं आ रहा है। कभी कभी उस वजह से भी आवाज कम हो जाती है, तो प्लीज अब सही नेटवर्क में आइए तो वो सही आवाज आ जाएगी। चलिए, तो ये 5 पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट होते हैं, जैसे इलास्टिक लिमिट हो गया, वो मैंने यहाँ पे दर्शाया नहीं है, बट उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वो कहीं ए और बी के बीच में मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें वेरी डिटेल में स्टडी करना है, एक एक पॉइंट के बारे में, ऐसा ही क्यों है और इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, और बेसिक मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाएंगे कुछ पॉइंट्स को समझने में, रीज़न क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बी से सी के बीच में ग्राफ नीचे ही आ रहा है, तो ये क्यों आ रहा है। सी से डी में फिर से ऊपर जा रहा है, ये फिर से ऊपर जाना क्यों शुरू हुआ, फिर से डी से लेके ई में फिर से नीचे आ रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा क्यों जा रहा है, ये हम अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। और ज़्यादातर बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होती है। स्ट्रेस डायग्राम तो पढ़ के चले जाते हैं, बट पॉइंट्स के नाम भी याद होते हैं, बट रीज़न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीज़न क्रिस्टल क्लियर है तो आप वहाँ पे पेपर में कॉन्फिडेंस से एकदम सही आंसर करके आ सकते हैं। तो यहीं पे देख सकते हैं हमारे पास इलास्टिक रीजन होता है और एक प्लास्टिक रीजन होता है। इलास्टिक रीजन वो मतलब जब हम लोड लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे और उसके बाद जब लोड हटाते हैं, अगर मटेरियल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम इलास्टिक बोलते हैं, और नहीं आए तो प्लास्टिक बोलते हैं, राइट। तो जब तक वो इलास्टिक रीजन में रहेगा, मतलब जब तक वो लोड हटाने पे वापस आ जाए तो उस रीजन को इलास्टिक रीजन बोलते हैं। मतलब जहाँ तक ये मैंने पिंक कलर का रीजन दिखाया है, इस पॉइंट तक, ए से थोड़ा सा ऊपर है, इस पॉइंट तक अगर मटेरियल पे लोड लगाया तो मटेरियल थोड़ा सा खींचेगा, मटेरियल के अंदर थोड़ी डिफॉर्मेशन तो आएगी, लेकिन वो टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही लोड हटाएंगे वो वापस से अपनी जीरो पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन अगर उसको प्लास्टिक रेंज में आप ले गए तो क्या होगा, अगर मान लो उसको बी पॉइंट तक ले गए, आप जीरो से स्टार्ट किया और उसे बी पॉइंट तक ले गए, जैसे ही आपने लोड हटाया फिर वो वापस बी से जीरो नहीं आएगा, फिर वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा और वो ओ डैश तक आएगा। उसके अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगी जो कि ओ डैश के बराबर होगी, ये वाली लेंथ। तो जब मटेरियल ऐसा बिहेवियर शो करने लग जाता है तो वो बोलते हैं कि वो प्लास्टिक रीजन के अंदर आ गया। लेकिन अगर वो लोड हटाने पे वापस जीरो पे ही आ जाए तो उसको हम इलास्टिक बोलते हैं कि वो इलास्टिक रीजन के अंदर है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। कोई ऐसा जिसको डाउट हो? किरण, हाँ किरण पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, इलास्टिक जो आपने पॉइंट बोला, मतलब 0 to B होता है ना? नहीं, 0 to B नहीं, वो कहीं बीच में होता है। 0 to A में होता है। 0 to A मतलब वो प्रोपोर्शनल लिमिट में वो लीनियर मतलब नेचर होता है उनका, मतलब 0 to A। वेरी गुड, आप बहुत सही बोल रहे हो, बट ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाँ सर, लेकिन वो लीनियर मतलब क्यों होता है, मतलब वो लीनियर क्यों होता है? ओके, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, इसलिए लीनियर होता है। ज़्यादातर मटेरियल ऐसा ही फॉलो करते हैं ट्रेंड। ओके। कुछ चीज़ें देखिए एक्सपेरिमेंटली प्रूवन होती हैं, उन चीज़ों में फिर हम कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ना दे पाएँ, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि लीनियर ही होता है शुरू में, तो इसलिए हाँ हमेशा कह देते हैं कि लीनियर होता है। तो हमें समझ में आ गया कि ग्राफ ऐसा गया है, क्यों गया है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये इन पॉइंट्स के नाम हमने देख लिए। अभी एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा
ये पॉइंट यहाँ पे क्यों है, इस पॉइंट के पीछे क्या मैथमेटिक्स है, क्या रीज़न है, वो डिस्कस करने वाले हैं। बट वो करने से पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है उसके दौरान हमारे स्पेसिमेन के साथ क्या हो रहा होता है। हमने देखा था कि स्पेसिमेन हमारा कुछ इस तरीके से था, ग्रे कलर का, तो धीरे धीरे बढ़ के हमारा स्पेसिमेन अल्टीमेटली टूट गया था। ये हमने टेस्टिंग में देखा था। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कहाँ पे क्या हो रहा है ये दिखा सकते हैं। शुरुआत में आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है रीजन, इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कुछ भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम, आंखों से देख ही नहीं सकते। कंप्यूटर बताता है कि भाई थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हुई है, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा उसके अंदर इलोंगेशन लेके आते हो, थोड़ा सा और उसके अंदर लोड बढ़ाते रहते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा इलोंगेशन होने लगता है, फिर और बढ़ाते हो, फिर और उसके अंदर इलोंगेशन, ऐसे करते करते बढ़ता चला जाता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये किस रीजन में हो रहा है। ये सब हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि कहाँ पे डायग्राम में अगर दर्शाया जाए तो हम कहाँ पे क्या हो रहा है स्पेसिमेन के साथ, वो आप देख सकते हैं। डायग्राम्स फॉर डिफरेंट मटेरियल। ओके, चलिए ये करने से पहले एक काम करते हैं। अभी तक का सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट। तो एक काम करते हैं, फिर आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, क्योंकि अगर आज और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा तो कंफ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये टॉपिक ऐसा है, इसको आराम से पढ़ें तो ये अच्छे से दिमाग में बैठता है। उसको बहुत आराम से करेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे इसका एक एक चीज़। अगर किसी को कोई भी डाउट है अभी तो अभी पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी क्लास खत्म होते होते कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसको कोई जरा सा भी डाउट रहेगा, सिली से सिली। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर यहाँ पे 0 RP RM M का मतलब सर थोड़ा सा बताएंगे, M का मतलब या फिर सिर्फ पॉइंटिंग के लिए दे दिया? हाँ, वो बस पॉइंटिंग के लिए ही है, उसको हम अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ वही, ठीक है सर। हेलो सर। हाँ सौरभ बोलिए। हाँ सर, मैंने आपको क्वेश्चन किया था, आप आंसर देते हैं। ओह यस, थैंक यू सौरभ याद दिलाने का। तो आपने पूछा था कि जब हमने ओके, सबसे पहला उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मटेरियल, हम मटेरियल को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें पार्ट्स बनाने हैं, हमें मशीनें बनानी है, हमें कुछ ना कुछ काम निकलवाना है किसी मशीन से, है ना। तो वो मशीन के अंदर पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट किसी मटेरियल के बनते हैं, चाहे वो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, आपका कोई ब्रास टाइटेनियम हो गया। तो वो पार्ट बनाने के बाद मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है, पार्ट बनाने से पहले? ये था आपका क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा प्रेफर किया जाता है कि टेस्टिंग पहले की जाए पार्ट बनाने से पहले, क्योंकि एक बार पार्ट बन गया और बाद में टेस्टिंग करी और पता चला कि तो भाई कम स्ट्रेस ही झेल सकते हैं, ये तो उतना स्ट्रांग है ही नहीं, फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी पार्ट बनाने वाली, है ना। तो इसलिए टेस्टिंग पहले की जाती है और ये पता कर लिया जाता है कि क्या जो मैं मटेरियल यूज़ करने जा रहा हूँ ये सूटेबल है भी कि नहीं है ना। क्या जो मैं एल्यूमिनियम लगाने वाला हूँ, क्या पता एल्यूमिनियम पहले ही टूट जाए, मेरे को आयरन लगाना पड़े या स्टील लगाना पड़े, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो किसी डिज़ाइनर को, किसी इंजीनियर को पहले लेना पड़ता है वो डिसीजन, तो इसलिए टेस्टिंग भी पहले करनी पड़ेगी। थैंक यू सर। सर पार्ट बनाने से पहले सर मटेरियल को हम कैसे सर टेस्ट कर सकते हैं? पार्ट बनाने से पहले हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे ना कि हाँ एल्युमिनियम हो या स्टील हो या कोई चीज। पार्ट बनाने से पहले पार्ट के बारे में जानना पड़ता है। एक सेकंड, यहाँ पे मैं मेन पार्ट की बात कर रहा था, जो एक्चुअली में पार्ट मशीन में लगने वाला है, उस पार्ट की बात कर रहा था। लेकिन अगर आपसे पार्ट का मतलब स्पेसिमेन था, तो स्पेसिमेन तो बनाना ही पड़ेगा यार, स्पेसिमेन बना के टेस्टिंग हो पाएगी। प्रोटोटाइप तैयार होता है ना। यस सर, वो पिछला वाला डायग्राम थोड़ा लाएंगे? यस जरूर, बोलिए। नहीं सर, वो नोट कर रहा था। ठीक है, ओके, नाइस। आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा।
कोई सिली से सिली डाउट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए। देखिए हम आपके लिए वो, देखिए हमारे लिए वो सिली हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो एक बेस हो सकता है कि उसके बिना आपको बाकी की चीज़ें समझ ही ना आए। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सवाल पूछिए, तभी आपको जवाब मिलेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो भले आप क्लास में नहीं पूछ पाते, मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, क्लास में नहीं जुटा पाते हैं। 1 मिनट हमें, तो आप उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना डाउट या तो ग्रुप में डाल दीजिए टाइप करके, ठीक है। तो ये तो बेस्ट तरीका है, क्योंकि ग्रुप में आपको बहुत आंसर देने वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं। तो आपका जवाब वहीं पे क्लियर हो जाएगा। या तो आप क्लास के दौरान, ठीक है, क्लास के दौरान चैट विंडो में भी लिख सकते हैं। चैट विंडो में भी ऑप्शन है ना। चैट विंडो में डायरेक्ट मैसेज भेजने का भी ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली मुझे भी चैट विंडो में चैट मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ पे मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ और आपका जवाब मैं क्लास के दौरान आंसर कर दूँगा। तो सवाल जरूर पूछिए, तभी फिर आंसर मिलेंगे। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो सर यहाँ पे इलास्टिक रीजियन है और सर प्लास्टिक रीजियन है। तो सर हम लोग यहाँ पे अगर इलास्टिक रीजियन के अंदर हम लोग रोक देते हैं काम को, तो फिर सर वो सर फिर से 0 पे ही आ जाता है ना सर? यस बिल्कुल सही आप कह रहे हो। हाँ सर, व्हाट सर प्लास्टिक रीजन में हम लोग अगर बी से या फिर सी से या फिर और कहीं से होगा, वहां से अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर सर वो 0 नहीं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ के आके रुक जाएगा, है ना सर? आप ओ डैश देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हाँ सर, आ जाएगा। यस ठीक है सर। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा इलास्टिक रीजन में ही ऑपरेट करें। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम प्लास्टिक रीजन में जाएं, क्योंकि प्लास्टिक रीजन जाने में नुकसान ये है कि हमारा मटेरियल जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई, तो मटेरियल जिस काम के लिए बना है वो काम परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। मान लो मटेरियल की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर चाहिए हमेशा के लिए, उसकी पूरी लाइफ के लिए इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ही रहे, लेकिन अगर ज़्यादा लोड लग गया, प्लास्टिक रीजन में चला गया, तो कभी ना कभी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, 10.1 सेंटीमीटर भी हो गई। तो 10.1 सेंटीमीटर हमें डिजायर्ड तो नहीं है, हमें चाहते हैं कि इसकी हमेशा 10 सेंटीमीटर रहे पूरी लाइफ के दौरान। अगर थोड़ी सी भी बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, अपना काम ऐसे नहीं। इलास्टिक पॉइंट, हाँ बोलिए। इलास्टिक पॉइंट जो है गोल्डन पॉइंट है इंजीनियरिंग के लाइन में। हाँ बिल्कुल क्या सर, गोल्डन पॉइंट वहाँ डैमेज गया तो समझिए मेटल खराब। हाँ लेकिन देखिए इसके बाद भी कुछ चीज़ें फायदे की होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली स्ट्रेन हार्डनिंग। ये जो सी से डी का जो रीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर हम इसका एग्जैक्टली रीजन में जाए ना एक एक चीज़ पे, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर एंड तक इसमें जुड़ते हैं तो। तो सभी को क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलिए फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। सर रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सर आज का? मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे को आवाज़ सही से नहीं आ रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको मिल जाएगा। ओके सर, आज ओके, गुड नाइट।